नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 जारी किया। भारतीय स्टेट बैंक के विश्लेषण के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली से भी खराब स्थिति में। भूटान और चीन के बीच 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित हुई और उन्होंने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा प्रकट की और त्रिनिदाद तथा टोबैगो द्वीप समूह में भारतीय परंपरा का प्रदर्शन किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 2030 तक लगभग 80% से घटकर 73% होने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2025 तक चरम पर होगा। घोषित नीतिगत परिदृश्य यानी स्टेप्स में ये बताया गया है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा नई स्थापित विद्युत क्षमता में 80% का योगदान करने के लिए तैयार है। इसमें अकेले सोलर पीवी का योगदान आधे से ज्यादा होगा। ऊर्जा बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता ने सस्ती, विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति के महत्व को प्रकट किया है। भारत के संदर्भ में विशिष्ट पर्यवेक्षण किया गया है इस रिपोर्ट में और ये कहा गया है कि भारत अब आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रमुख आयातक बन गया है। इसका कारण ये है कि भारत अपनी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। पिछले 5 वर्षों में नई उत्पादन क्षमता में सोलर पीवी का हिस्सा लगभग 60% रहा है। भारत में घरेलू एयर कंडीशनर के लिए बिजली की मांग 2050 तक 9 गुना तक बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। विद्युत की सतत आपूर्ति के लिए विस्तारित, आधुनिकीकृत और साइबर हमलों से सुरक्षित ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड महत्वपूर्ण है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी संबंधी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन पर ध्यान देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ऊर्जा सुरक्षा इसके मिशन का एक केंद्रीय हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 31 देश हैं। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत आईईए के एसोसिएशन देशों के रूप में इस संगठन से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय स्टेट बैंक के विश्लेषण के मुताबिक पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का 100% वित्त पोषण केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक आर्थिक प्रणाली में एकीकृत करना, साथ ही ऋण के औपचारिक स्रोतों तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाना है। ये शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है। योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कुछ गिरवी रखे 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त होता है। इसे नियमित रूप से चुकाने पर फिर 20,000 रुपए का ऋण मिलता है। इसे भी चुकाने पर 50,000 रुपए का ऋण मिल सकता है। नियमित रूप से ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन के रूप में 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। डिजिटल लेन देन करने पर प्रतिवर्ष 1,200 रुपए तक का कैशबैक लाभ भी मिलता है। एसबीआई के विश्लेषण के मुताबिक महिलाओं पर इस योजना का काफी प्रभाव पड़ा है। योजना के कुल लाभार्थियों में 43% महिलाएं हैं। ये आंकड़ा शहरी महिलाओं की उद्यमशीलता संबंधी क्षमताओं के सशक्त होने का सूचक है। साथ ही इस योजना ने सामुदायिक बाधाओं को भी तोड़ा है। योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वालों में लगभग 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग के हैं। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 44% और अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के 22% लाभार्थी शामिल हैं। योजना के 65% लाभार्थी 26 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। ये योजना काफी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि ऋण निरंतरता अनुपात में वृद्धि हो रही है। यानी कि पहला ऋण लेते हैं, फिर लोग दूसरा ऋण लेते हैं और फिर तीसरा ऋण लेते हैं और इसको स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा समय पर चुकाया भी जा रहा है। इसलिए ये आंकड़ा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को भी दर्शाता है। इस योजना से डिजिटल लेन देन की स्वीकार्यता को बढ़ावा मिला है। साथ ही ऋण की किश्त देने के बाद पीएम स्वनिधि खाता धारकों का औसत डेबिट खर्च 50% बढ़ गया है। ये उनके वित्तीय व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव का भी संकेत देता है।
और आइए अब बात करते हैं जलवायु प्रदूषण और स्पेशली वायु प्रदूषण के बारे में, जिससे कि विश्व के तमाम बड़े शहर जूझ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे भारत की। भारत में मुंबई और राजधानी दिल्ली की। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली से भी खराब स्थिति में पहुंच गया है। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के स्तर को पार कर गया है। ये स्थिति बहुत खराब वायु गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। आमतौर पर समुद्री तट पर अवस्थित होने के कारण मुंबई की वायु को स्वच्छ माना जाता है। तेज गति से बहने वाली स्थलीय पवनों के कारण प्रदूषक तत्वों का तेजी से फैलाव होता है और तीव्र समुद्री समीर स्थल से प्रदूषण के कणों को दूर ले जाती है। वर्तमान एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब स्तर के उत्तरदायी कई कारक हैं, जैसे कि स्थानीय पवनों के पैटर्न में बदलाव, समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र के बीच पवनों के पैटर्न का चक्र अनियमित हो गया है। इससे वायु में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर बढ़ने लग गया है। इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर पहुंच गया है। वहीं ला नीना में गिरावट के कारण तटीय शहरों के पीएम स्तर में यानी कि पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में आंशिक रूप से अचानक से वृद्धि हुई है। ला नीना की परिघटना के दौरान समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है और वायु के पैटर्न में बदलाव आ जाता है। वहीं ताप प्रवणता की बात करें तो शहर और उसके आसपास की पहाड़ियों के बीच तापमान में अंतर की वजह से नवी मुंबई जैसे क्षेत्रों से हवाओं और धूल का शहर की ओर प्रवाह होता है। प्रदूषण के और भी कई कारक हैं, जैसे सड़क की धूल, निर्माण कार्य से उत्पन्न होने वाली धूल, जीवाश्म ईंधन पर आधारित परिवर्तन से निकलने वाला धुआं, अशुद्ध ईंधन का उपयोग आदि से अत्यधिक मात्रा में प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत 6 श्रेणियों का उपयोग करके वायु गुणवत्ता का स्तर निर्धारित किया जाता है। ये 8 प्रदूषकों के स्तर पर आधारित है। ये 8 प्रदूषक हैं PM10, PM2.5, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा और अमोनिया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, इसे वायु प्रदूषण को व्यापक तरीके से कम करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली यानी सफर, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से वायु गुणवत्ता, संपूर्ण शहर में प्रदूषण का स्तर और स्थान विशिष्ट वायु गुणवत्ता को जानने के लिए लॉन्च किया गया है। अन्य पहलों में शामिल है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया गया, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की स्थापना की गई, स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित करने के लिए BS6 मानकों को लागू किया गया। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। भूटान और चीन के बीच 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित हुई और साथ ही सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। हाल ही में चीन और भूटान के बीच सीमा के परिसीमन और सीमांकन के लिए ज्वाइंट टेक्निकल टीम यानी JTT गठित की गई। ये सहयोग समझौता इस JTT की जिम्मेदारियों और कार्यों का निर्धारण करता है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता 2016 से अवरुद्ध रही है। विशेषकर 2017 के डोकलाम विवाद के बाद से सीमा वार्ताओं में और अधिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। JTT का गठन 2023 के आरंभ में हुआ था। इसका उद्देश्य 3 चरणीय रोड मैप के कार्यान्वयन में सहायता करना है। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद 1950 में शुरू हुआ था। तब चीन ने एक मानचित्र प्रकाशित करके भूटान के पश्चिम और उत्तर के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा किया था। दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता 1984 में शुरू हुई थी। उन्होंने 1998 में शांति और स्थिरता बनाए रखने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र जो हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो भूटान के उत्तर में पासमलुंग और जकारलुंग घाटियां हैं जो कि विवादित हैं। भूटान के पश्चिम में डोकलाम, द्रमना और शाखाटो, याकचू और चरिथांगचू तथा शिंचू लुंगपा और लेंगमार्पो घाटियां हैं जो कि पश्चिम में विवादित क्षेत्र हैं। हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्व में स्थित सक्तेंग अभयारण्य पर भी अपना दावा किया है। चीन भूटान वार्ता भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चीन ने एक स्वैप व्यवस्था यानी कि विनिमय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। इसमें चीन ने ये प्रस्ताव दिया है कि यदि भूटान डोकलाम सहित पश्चिम के क्षेत्रों पर चीन के दावे को स्वीकार कर लेता है तो चीन उत्तर के क्षेत्रों पर भूटान के दावे को स्वीकार कर लेगा। ये प्रस्तावित व्यवस्था भारत के लिए चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि डोकलाम की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भूटान, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है और ये भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चीन भारत के डोकलाम तक पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ की सुरक्षा काफी खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके जरिए हम उत्तर पूर्व से जुड़े हुए हैं। वहीं सक्तेंग अभयारण्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो चीन का कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचा जाए और इसीलिए वो भूटान पर इस तरीके का दबाव बना भी रहा है।
आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा प्रकट की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक सत्र का उद्घाटन किया था। इस सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के प्रति आशान्वित है। अभी तक केवल 3 एशियाई देशों चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने ही ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। जापान ने 2 बार 1964 और 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। ओलंपिक खेलों के मेजबान देशों का चयन कैसे किया जाता है? ओलंपिक खेलों का मेजबान देश चुनने की जिम्मेदारी IOC की है। मेजबान चयन प्रक्रिया की देखरेख 2 स्थायी फ्यूचर होस्ट कमीशन करते हैं। एक फ्यूचर होस्ट कमीशन ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए होता है और दूसरा शीतकालीन खेलों के लिए होता है। फ्यूचर होस्ट कमीशन में IOC के सदस्य और अन्य ओलंपिक हितधारक शामिल होते हैं। ये कमीशन IOC कार्य बोर्ड को भविष्य के ओलंपिक खेलों के संभावित मेजबानों के बारे में सिफारिश करता है। ये बोर्ड इनमें से कुछ नामों पर निर्णय लेता है। फिर IOC के सत्र में ओलंपिक मेजबान के चयन के लिए चुनाव कराया जाता है। मेजबान देश का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा डाले गए वोटों के बहुमत से किया जाता है। प्रत्येक सक्रिय सदस्य के पास 1 वोट होता है। मतदान में यदि किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले देश को तब तक मतदान के प्रथम चरण से हटा दिया जाता है। इसके बाद मतदान के चरण तब तक जारी रहते हैं जब तक कि किसी देश को बहुमत प्राप्त न हो जाए। तो इस तरीके से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किसी भी मेजबान ओलंपिक देश को चुना जाता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी से लाभ ये होता है कि मेजबान देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्वाह में वृद्धि होती है। इसके अलावा निर्मित संचार और खेल संबंधी अवसंरचनाओं का दशकों तक उपयोग किया जा सकता है। मेजबानी करने वाले शहर के लोगों में नागरिक गौरव का संचार होता है और समुदाय की स्थानीय भावना में वृद्धि होती है। ओलंपिक खेलों की प्रभावी तरीके से मेजबानी करने में आने वाली कई संभावित समस्याएं भी हैं भारत में, जैसे कि ओलंपिक खेलों के आयोजन की लागत बहुत ज्यादा होती है। खेल सुविधाओं के विकास के लिए बहुत ज्यादा भूमि की जरूरत होती है। कई बार बनाई गई योजनाएं अपर्याप्त सिद्ध होती हैं और ओलंपिक खेलों के दौरान विकसित की गई सुविधाओं का बाद में न के बराबर उपयोग होता है। साथ ही चयन मानदंड के लिए अगर हम दृष्टिकोण देखें तो संभावित मेजबानों का आकलन, उन पर चर्चा और उनका मार्गदर्शन करने के लिए बिना किसी निश्चित समय सीमा के 2 चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक है लगातार संवाद। IOC और फ्यूचर होस्ट कमीशंस और इच्छुक पक्षकारों के बीच चर्चा की जाती है। साथ ही लक्षित वार्ता की जाती है। टारगेटेड टॉक्स होती हैं। व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन के बाद फ्यूचर होस्ट कमीशन अधिमानित मेजबानों यानी प्रेफर्ड होस्ट के रूप में 1 या 1 से ज्यादा पक्षकारों को आमंत्रित करने की सिफारिश करता है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप समूह में भारतीय परंपरा का प्रदर्शन किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप समूह में भारतीय प्रवासियों द्वारा अब भी रामलीला के प्रदर्शन की परंपरा निभाई जाती है। गौरतलब है कि इन प्रवासियों के पूर्वजों को भारत से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में इन द्वीपों पर लाया गया था। गिरमिटिया मजदूर 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन कर दिया गया था। इसके कारण अंग्रेजों ने अलग अलग उपनिवेशों में अपने बागानों में काम करने के लिए इन मजदूरों को भर्ती किया था। अक्सर उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। इनमें अधिकतर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों से थे। ये फिजी, मॉरिशस, सीलोन, त्रिनिदाद, गुयाना, मलेशिया, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिटेन के 19 उपनिवेशों में जाकर बस गए। गिरमिटिया मजदूरी का उन्मूलन 1916 में मदन मोहन मालवीय ने गिरमिटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में स्मट्स गांधी समझौता हुआ था। इस समझौते के जरिए महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरों के आवागमन पर लगाए गए पोल टैक्स से छूट दिलाकर गिरमिटिया मजदूरों के साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि भारतीय प्रवासियों का महत्व इसलिए है क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रवासी समुदाय ने भारतीय देवी देवताओं के लिए कई मंदिरों का निर्माण कराया। आज भी वे भारतीय त्योहार मनाते हैं और अनुष्ठान आयोजित करते हैं। इंडियन डायस्पोरा के कई मजदूर बाद में स्वयं छोटे बागान मालिक बन गए। उन्होंने अपने प्रवास वाले देशों के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वे उन समाजों में भारतीय प्रवासी समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। और
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिकरण UAPA। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक अधिकरण का गठन किया है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिकरण का गठन केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार इसका गठन किसी संगठन पर प्रतिबंध की पुष्टि करने के लिए करती है। ये अधिकरण एकल व्यक्ति वाला होता है। वो व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। UAPA की धारा 4 के तहत यदि किसी संगठन को गैर कानूनी माना जाता है तो केंद्र को इससे जुड़ा प्रस्ताव 30 दिनों के भीतर एक अधिकरण के पास भेजना होता है। अधिकरण तब निर्णय लेता है कि क्या संगठन को गैर कानूनी घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। साथ ही ये अपनी प्रक्रियाओं को स्वयं विनियमित करता है। हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास। ये भारत और मलेशिया की सेनाओं का संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। हाल ही में ITBP का स्थापना दिवस मनाया गया है। ITBP को 1962 में स्थापित किया गया था। ये एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है। ये 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। 6 शेष केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और असम राइफल्स। ये 1992 के ITBPF अधिनियम और 1994 में बनाए गए ITBPF नियमों द्वारा शासित है। ये बल अपने कर्मियों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग सहित विविध कौशलों में भी प्रशिक्षित करता है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। हाल ही में NCEL का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया गया। NCEL की स्थापना जनवरी 2023 में की गई थी। इसे सहकारी क्षेत्र से निर्यात के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया गया था। इसके उद्देश्यों में शामिल है निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को समृद्ध बनाना, जैविक उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों को खोजना, जैव ईंधन के लिए वैश्विक बाजार में भारत को उचित स्थान दिलाना आदि। ऐसी सभी सहकारी समितियां जो निर्यात में रुचि रखती हैं NCEL की सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड SIM यानी सिम कार्ड एक माइक्रोचिप होता है। ये किसी नेटवर्क पर ग्राहक की पहचान करता है। मोबाइल फोन को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मानकों का पालन करने वाले किसी भी नेटवर्क से जुड़ना अनिवार्य होता है। इसके अलावा सिम का कार्य होता है अपने स्वयं का ID नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यानी IMSI से संबंधित सूचना, ग्राहक की लोकेशन क्षेत्र की पहचान, उसके कॉन्टैक्ट्स एवं संदेश आदि को संचित रखना। सिम कार्ड का नवीनतम संस्करण है eSIM। ये यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड में लोड किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इसे मोबाइल उपकरण में स्थायी रूप से लगाया जाता है। अगला टॉपिक है नैनो डायमोनिया फॉस्फेट लिक्विड। इफ्को ने देश का पहला नैनो डायमोनिया फॉस्फेट उत्पादन संयंत्र गांधीनगर गुजरात में कलोल के पास शुरू किया है। लिक्विड DAP नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक उत्तम स्रोत है। ये मिट्टी में इनकी कमी की भरपाई करने में मदद करता है। ये पृष्ठीय क्षेत्र की तुलना में आयतन के स्तर पर लाभकारी है। इसके कण का आकार 100 नैनोमीटर से कम है। ये गुण इसे बीज की सतह के अंदर या रंध्र के माध्यम से प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। DAP से फसल की उपज और किसानों की आय में वृद्धि होगी। रसायनों के उपयोग में कमी आएगी। लिक्विड DAP का भंडारण और परिवहन आसान है। खाद्य उत्पादों की लेबलिंग पर QR कोड। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की मदद के लिए खाद्य उत्पादों पर QR कोड लगाने की सिफारिश की है। ये कदम खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 के अनुरूप है। इसके अलावा ये दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 का भी अनुपालन करता है। इन QR कोड्स में उत्पाद के बारे में व्यापक विवरण होना चाहिए। इन विवरणों में निर्माण सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, एलर्जी करने वाले तत्व, विनिर्माण तिथि, सर्वोत्तम गुणों को बनाए रखने या उपयोग की अंतिम तिथि इत्यादि शामिल होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। भारत और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ग्लोबल साउथ में परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। IAEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए विश्व का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। भारत 1957 से IAEA का संस्थापक सदस्य रहा है। IAEA ने रक्षोपाय समझौतों की एक प्रणाली विकसित की है। इसे ये सत्यापित करने के लिए विकसित किया गया है कि परमाणु सामग्रियों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है। भारत और IAEA ने 2009 में भारत में सैन्य परमाणु सुविधाओं के लिए रक्षोपायों के उपयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। बेनिन, यहाँ की राजधानी पोर्टो नोवो है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बेनिन का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश और महत्वपूर्ण निवेशक है। बेनिन की सीमाएं उत्तर पश्चिम में बुर्किना फासो, पूर्व में नाइजीरिया, पश्चिम में टोगो, उत्तर में नाइजर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर से लगती हैं। बाइट ऑफ बेनिन अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये बेनिन की सीमा से लगी एक खाड़ी है। नाइजर नदी बेनिन की नाइजर के साथ सीमा बनाती है। बेनिन के उत्तर पश्चिम में स्थित अटाकोरा पर्वत, दक्षिण में टोगो पर्वतों का विस्तार है। बेनिन की अन्य प्रमुख नदियां हैं मोनो, कूफो और ओउएमे। सर्वोच्च बिंदु है माउंट सोकबारो और सबसे गहरा बिंदु है अटलांटिक महासागर। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।